एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपको खुशामदीद, आपको वेलकम। सबसे पहले तो आप सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। हालांकि ये दूसरी ईद है जो आम ईदों की तरह नहीं मनाई गई है, यानी लोग नमाज़ पढ़ने भी नहीं जा सके हैं और घरों ही पर रहे हैं। लेकिन शायद जो हालात हैं उनकी वजह से ये ज़रूरी भी था कि किसी एक जगह पर बहुत सारे लोग इकट्ठे न हों और ये एहतियात बरती गई। तो ये दूसरी ऐसी ईद है, मुबारकबाद हम दे रहे हैं मगर बहुत बोझल दिल से दे रहे हैं, इसलिए कि कोरोना ने शायद ही कोई ऐसा ख़ानदान छोड़ा हो, कोई ऐसी फैमिली छोड़ी हो जिसका कोई ना कोई मेंबर कोरोना की नज़र न हो गया हो। मेरे अपने ख़ानदान में मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे कई प्यारे लोग कोरोना ने छीन लिए। उसी के साथ दिल इसलिए भी बोझल है कि फ़लस्तीन में बहुत जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन पर इसराइली जिस तरीके से बमबारी कर रहे हैं उसकी वजह से सारी दुनिया में दुख की लहर दौड़ गई है। दोस्तों, फ़लस्तीन और इसराइल की हिस्ट्री को अगर सारांश में बताया जाए, यानी उसका अगर खुलासा करके बताया जाए, तो ये जान लीजिए कि ये वो लैंड है, ये वो इलाका है जहाँ सदियों से यहूदी, ईसाई और मुसलमान साथ साथ रहते थे। सदियों तक ये तीनों एक साथ रहे। तीनों के अपने जो बहुत मुक़द्दस मुकाम हैं, जो बहुत पवित्र तीर्थ स्थान हैं, वो इन इलाक़ों में मौजूद हैं, यहूदियों के भी, ईसाइयों के भी और मुसलमानों के भी। जब ये पूरा अरब लैंड ब्रिटिश कॉलोनी में बदल गया और वहाँ पर बरतानिया का कब्ज़ा हो गया, तो फिर ये सारा लैंड जो था वो ब्रिटिश गवर्नेंस में चला गया। 1949 में 1949 में जब ब्रिटिश कॉलोनियल रूल ख़त्म हुआ, सारी दुनिया में ख़त्म हुआ, भारत में भी ख़त्म हुआ, तो इस इलाके में भी ख़त्म हुआ। और उसी के साथ यूएनओ में एक रेजोल्यूशन पास हुआ। रेजोल्यूशन ये था कि जब ब्रिटिश वहाँ से हट जाएंगे, जब ब्रिटिश चले जाएंगे वहाँ से, तो ये पूरा इलाका 2 स्टेट्स में बांट दिया जाएगा। आधी स्टेट, आधा इलाका इसराइल स्टेट बन जाएगा। इसलिए कि यहूदियों का की ये आस्था है, यहूदियों का ये अक़ीदा है, यहूदियों का ये फेथ है कि ये इलाका उनके लिए प्रॉमिस्ड लैंड है। वो इलाका, वो खित्ता जिसको खुदा ने उन्हें देने का वादा किया था, वचन दिया था। आपको मालूम है, सेकेंड वर्ल्ड वार, उससे पहले यहूदी वहाँ से निकलकर दुनिया भर में फैल गए थे। तो दुनिया भर के यहूदियों से कहा गया कि अब ये उनकी स्टेट है, ये वहाँ वापस आ जाए। बाकी आधे इलाके के लिए ये कहा गया कि ये फ़लस्तीन स्टेट होगा, यानी वो स्टेट जिसमें मुसलमान होंगे, जिसमें ईसाई होंगे और वो सदियों से बसे हुए यहूदी भी होंगे जो यहाँ इस लैंड में रहते थे और आज भी रहते हैं। लेकिन हुआ ये कि यूरोप और अमेरिका की मदद से इसराइल स्टेट तो बन गई और बहुत पावरफुल स्टेट बन गई, लेकिन फ़लस्तीनियन स्टेट, फ़लस्तीनी रियासत आज तक नहीं बनी। और फ़लस्तीनी उसके लिए जद्दोजहद करते रहे, संघर्ष करते रहे हैं, कुर्बानियाँ देते रहे हैं, जानें गंवाते रहे हैं। इसराइल ने ये एक स्ट्रेटजी बनाई, ये एक उन्होंने पॉलिसी बनाई कि वो जो फ़लस्तीनी अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, उन्हें आतंकवादी और दहशतगर्द कह दिया। यानी जब कोई भी फ़लस्तीनी मारा जाता था तो इसराइली ये कहते थे कि हमने एक दहशतगर्द को मार दिया। लेकिन अगर कोई इसराइली मार जाता था कभी, तो ये कहते थे कि एक इसराइली सिटीज़न, एक इसराइली नागरिक मारा गया।
उसकी देखा देखी दुनिया के कई और मुल्कों ने भी यही पॉलिसी बनाई कि जहाँ आज़ादी की तहरीकें थी, जहाँ लोग स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, कई मुल्कों ने भी यही किया कि संघर्ष करने वालों को आतंकी और दहशतगर्द करार दिया। और ये सिलसिला शुरू कब हुआ? ये सिलसिला शुरू हुआ ब्रिटिश दौर से। जब हिंदुस्तान ब्रिटिश कॉलोनी था, उस वक्त जो लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के ख़िलाफ़ जो लोग संघर्ष कर रहे थे, उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आतंकी और दहशतगर्द कहा। चाहे वो भगत सिंह हो, चाहे वो उधम सिंह हो, चाहे वो इशफाक़ुल्लाह खां हो, चाहे राम प्रसाद बिस्मिल हो, सबको आतंकी कहा गया। इधर पिछले चंद वर्षों में दुनिया का रवैया बदला और ख़ास तौर से 9/11 के वाक़यात के बाद लोगों की तवज्जो इसराइल और पैलेस्टाइन के विवाद की तरफ, उसके झगड़े की तरफ गई। और अब दुनिया में ये माना जाने लगा है कि ये फ़लस्तीनी जो संघर्ष कर रहे हैं ये आतंकी नहीं हैं, ये अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई, अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसी वजह से यूएनओ में कई रेजोल्यूशंस पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल के ख़िलाफ़ पास हो चुके। इसराइल जो है वो किसी भी सूरत फ़लस्तीनी स्टेट को मानने को तैयार नहीं है, बल्कि उसने 1967 में फ़लस्तीन के बहुत सारे इलाके पर कब्ज़ा भी कर लिया, जिसमें जोलान हाइट्स भी शामिल हैं। ज़ाहिर है फ़लस्तीनी भी संघर्ष पर आमादा हैं, उससे पीछे नहीं हटे, उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। तो ये लड़ाइयाँ, ये झड़पें अक्सर होती रहती थी। मगर एक बात जान लीजिए, इसराइल दुनिया का वो मुल्क है जिसकी आबादी बहुत कम है, 75 लाख है कुल, लेकिन वो बहुत पावरफुल है, बहुत रिच है, बहुत मालदार कंट्री है। वो ऐसे हथियार बनाता है कि दुनिया उसे खरीदती है। खुद हिंदुस्तान ने भी इसराइल से न जाने कितने बड़े बड़े हथियार खरीदे हैं, अरबों डॉलर के हथियार खरीदे हैं। उनके पास क्या नहीं, उनके पास एहवाक सिस्टम है, यानी जो मिसाइल्स को, दुश्मन का कोई मिसाइल फेंके तो उसे हवाई में मार गिरा दे, ऐसे ऐसे हथियार उनके पास हैं। फ़लस्तीनियन के पास कुछ नहीं। फ़लस्तीनियों के पास तो एक हेलीकॉप्टर भी नहीं, हवाई जहाज़ तो बहुत दूर की बात है। उनके पास एक टैंक भी नहीं। वो हाथों से लड़ते रहे, वो आम राइफल्स और बंदूकों से लड़ते रहे, लेकिन लड़ते रहे, लड़ने से पीछे नहीं हटे। बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों फ़लस्तीनी कुर्बान हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ना बंद नहीं करते। तो इस बार भी यही हुआ। सारा झगड़ा, और मैं पूरे यकीन से कहता हूँ, सारा झगड़ा इसराइल ने शुरू किया। और उस दिन शुरू किया जब मुसलमानों के माह रमज़ान के महीने का आखिरी जुमा, जिसे वो जुमातुल विदा कहते हैं, अलविदा का जुमा, उस दिन मस्जिद अक्सा के सामने सैकड़ों फ़लस्तीनी नमाज के लिए इकट्ठा हुए। उनके पास कोई हथियार नहीं था और वो सिर्फ नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन इसराइली पुलिस ने उन्हें नमाज पढ़ने से रोका तो जाहिर है झगड़ा हुआ। उसके ऊपर इसराइली पुलिस ने रबर बुलेट्स चलाई, सैकड़ों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए। और उसके बाद फ़लस्तीनियों ने जब उस पर एहतजाज किया, उस पर प्रोटेस्ट किया, तो इसराइलियों ने बमबारी शुरू कर दी और गज़ा की पट्टी में 2 बड़ी बड़ी इमारतों को राख का ढेर बना दिया। 13 मंजिल की इमारत, 13 स्टोरीज बिल्डिंग, उसको बिल्कुल खाक का ढेर बना दिया। इस बार कुछ ऐसा हुआ कि इसराइल के भी होश उड़ गए। मैंने आपको बताया कि उनके पास एवाक सिस्टम है जो मिसाइल को हवा में रोक देता। इसके बावजूद पैलेस्टीनियंस ने, जिनके पास कोई बड़े हथियार नहीं है, जिनको किसी बड़े कंट्री की मदद हासिल नहीं है, जिनके पास कोई पैसा माल दौलत नहीं है, उन्होंने इस बार जो रॉकेट्स की बारिश की, तो बाज़ रॉकेट्स ने उन एवाक्स को भी छेद दिया। बाज़ रॉकेट तल अबीब में गिरे, जो राजधानी है,
बाज़ रॉकेट्स 4 और शहरों में गिरे, जिनमें रेमोन भी हैं, जिसमें देमोना भी है, जिसमें लुद भी है और जिसमें लिहारा भी है। इन तमाम शहरों पर इस फ़लस्तीनी रॉकेट गिरे। एक पूरी ऑयल रिफाइनरी ख़त्म हो गई, उनकी तेल की पाइपलाइन फट गई। यहाँ तक कि ये पहली मर्तबा हुआ कि इसराइल को रेमोन के हवाई अड्डे से अपने जहाज़ हटाने पड़े, 200 किलोमीटर अंदर ले जाना पड़े, क्योंकि ये ख़तरा हो गया था कि कहीं वही जहाज़ तबाह न कर दिया जाए। फिर इसराइल में तकरीबन सिविल वार शुरू हो गई। इसराइल में भी अरब हैं और इस बार इसराइल के इलेक्शन में 5 अरब इलेक्शन जीत कर आए भी हैं। वहाँ भी बिल्कुल सिविल वार हो गई। उन्होंने अरबों पे हमला किया, अरबों ने जवाब दिया और इस वक्त सारे इसराइल में तकरीबन कर्फ्यू लगा हुआ है। पहली मर्तबा ये हुआ है कि ऐसे मौके पर इसराइल के एयरपोर्ट पर बाहर से हवाई जहाज़ नहीं आ रहे हैं। सारी एयरवेज कंपनियों ने अपनी तेल अवीव की फ़्लाइट कैंसिल कर दी है। पहली मर्तबा इसराइल को ये लगा कि ये निहत्थे फ़लस्तीनी सिर्फ मारने पे आमादा नहीं हैं, चूँकि मरने पे भी आमादा हैं, इसलिए इनसे लड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त पहली मर्तबा ये भी हुआ है कि दुनिया में भी बड़ा रिएक्शन बहुत वाइल्ड है। मैं आपको ये बताऊं कि इस मर्तबा जो फ़लस्तीनी ने जो रॉकेट्स मारे हैं, उन्होंने क्या किया है, आप खुद देखिए। Israel's missile defense systems lighting up the sky as they try to intercept incoming Hamas rockets. 130 of them were fired from Gaza in one barrage. Flights at the international airport were urgently suspended and diverted. Hamas said it was a specific target. And on the streets, injured Israelis, which, for Israel, will move this conflict onto a different level. कभी इसराइल को ख्वाब में भी उम्मीद नहीं थी कि फ़लस्तीनी मिसाइल्स और रॉकेट्स उनके हवाक सिस्टम को भेद कर आगे बढ़ जाएंगे। पहली मर्तबा ये भी हुआ है कि दुनिया भर में इतने ज़बरदस्त पैमाने पर डेमॉन्स्ट्रेशन हुए हैं, मुजाहरे हुए हैं इसराइल के ख़िलाफ़ कि इसराइल के होश उड़ गए। देखिए अमेरिका में कितना बड़ा डेमॉन्स्ट्रेशन हुआ। A protest and march downtown tonight brought thousands of people out in support of Palestine. Free Palestine! Chopper 7 HD above is the peaceful protesters marched to the Consulate General of Israel's office. लंदन में कितना बड़ा डेमॉन्स्ट्रेशन हुआ, इस्तांबुल में, कराची में, तकरीबन दुनिया के हर बड़े मुल्क में इसराइल के ख़िलाफ़ डेमॉन्स्ट्रेशन हुआ। पहली मर्तबा यह लगा कि OIC जो मुस्लिम कंट्रीज़ की संस्था है, उसने एक इमरजेंसी मीटिंग करके और इसराइल के मामले को कंडेम किया। यानी किस तरीके से तमाम मुस्लिम मुल्कों में पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि इसराइली हमले के ख़िलाफ़ जैसे एकता सी दिखाई दे रही है। और अमेरिका को भी पहली मर्तबा ये ख्याल आया कि मामला बढ़ गया है, तो चुनांचे बाइडन ने अपना ख़ास एलची भी भेजा है तेल अवीव कि जंग बंदी कराई जाए। हम भी चाहते हैं कि जंग बंदी हो और जल्दी से जल्दी मुमकिन हो, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये सब कुछ हुआ तकरीबन 86 या शायद उससे भी ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें 18 बच्चे हैं, 5 औरतें। इसराइली भी हलाक हुए और जो इसराइली शहरी हलाक हुए हैं उनकी हलाकत कभी हमको उतना ही लगा है। लेकिन जिस बात ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया, इतने फ़लस्तीनी मारे गए, मर्द, बच्चे, औरतें, मकान के मकान तबाह हो गए। लेकिन ये बात देखकर एक अजीब सी कैफियत तारी होती है, एक अजीब सी हालत महसूस होती है कि इन तमाम बातों के बावजूद फ़लस्तीनियों ने ईद की नमाज उसी मैदान में, मस्जिद अक्सा के सामने के मैदान में पढ़ी, जहाँ 3 दिन पहले इसराइली फ़ौजियों ने उन पर गोलियों से हमला किया था। Despite the ongoing confrontations, an estimated 100,000 worshippers gathered at the holy site to perform prayers. यानी इस तमाम हमले के बावजूद उनके हौसले पस्त नहीं हुए। हम फ़लस्तीनियों की इस हौसले की तारीफ़ करते हैं। हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों का साथ दिया है। हद ये है
कि हमारे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने भी रामल्ला का दौरा किया था और 2018 में ये कहा था कि वो चाहते हैं कि इसराइल और फ़लस्तीन का मसला बातचीत से अमन के तरीके से हल किया जाए। तो हम फ़लस्तीनियों को उनके हौसले की मुबारकबाद देते हैं और ये दुआ करते हैं जल्द अज जल्द ये जंग, ये खून खराबा ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब और डॉक्टर सलीम को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक बार फिर। अपना ध्यान रखिए, एहतियात बरतिए, बचिए, कोरोना से बचिए। खुदा हाफिज़, जय हिंद।